हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट सेकेंड गैसियस स्टेट स्टार्ट करते हैं। गैसीय अवस्था के टॉपिक में सर्वप्रथम इसका हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय। सामान्य ताप एवं दाब पर सभी मैटर जो होते हैं, सब्सटेंस अथवा द्रव्य जो होते हैं, वह तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं: ठोस, द्रव एवं गैस। गैसीय अवस्था में कण बहुत दूर दूर रहते हैं तथा उनके मध्य आकर्षण बल बहुत कम होते हैं, जबकि द्रव अवस्था व ठोस अवस्था में कण आकर्षण बल जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं बहुत अधिक होते हैं और पार्टिकल्स बहुत एक दूसरे के क्लोज होते हैं। गैसेस में इंट्रा मॉलिक्यूलर एवं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, मिनिमम होते हैं, जिसके कारण ये बहुत अधिक मूवमेंट में या गतिशील होते हैं तथा रैंडम मोशन करते हैं। गैसेस का घनत्व यानी डेंसिटी बहुत कम होता है और इनकी कोई निश्चित आकृति अथवा आयतन नहीं होता है। गैसें अधिक कंप्रेसिबल होती हैं, उन्हें ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। द्रवों की तुलना में 10⁻³ लगभग 3 टाइम्स गैसेस आपस में कंप्रेसिबल होती हैं। जब दो या दो से अधिक गैसेस को मिलाया जाता है तो ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं, जबकि दो या दो से अधिक ठोस को मिलाने पर वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं एलॉयज़ के केसेस में। बट एलॉयज़ के अतिरिक्त या एलॉयज़ के अपवाद के अतिरिक्त सभी ठोस जो होते हैं वो आपस में विषमांगी मिश्रण बनाते हैं। दो लिक्विड्स जो कि आपस में सॉल्युबल हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, जबकि दो लिक्विड्स या दो से ज़्यादा लिक्विड्स जो कि आपस में सॉल्युबल नहीं हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण बनाते हैं। गैसों को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं: आइडियल गैसेस एवं रियल गैसेस। आइडियल गैसेस वे गैसें होती हैं जो कि ईच टेम्परेचर और प्रेशर पर गैस लॉज जैसे बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, इनका पालन करती हैं, इनको ओबे करती हैं। इनके मध्य कोई अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होते हैं और इनके जब वॉल्यूम में इंक्रीज होता है, आयतन में वृद्धि होती है, तो ऊर्जा का परिवर्तन नहीं होता है। इन गैसेस को हम आइडियल गैसेस कहते हैं और दीज आर ओनली इमेजिनरी गैसेस, अर्थात यह काल्पनिक गैसें हैं और यह वास्तव में आदर्श गैसें नहीं होती हैं। वास्तविक गैसें वही गैसें होती हैं जो कि उच्च दाब एवं निम्न ताप पर गैस के नियमों की पालन करती हैं तथा उनका आयतन ताप के साथ हटकर -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर शून्य नहीं होता है। इन्हें हम रियल गैसेस कहते हैं। अब हम आते हैं गैस लॉज पर। गैस लॉज, सर्वप्रथम गैस लॉ जो है वो बॉयल्स लॉ होता है। बॉयल का नियम क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का जो वॉल्यूम है उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं: V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। और जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा लेते हैं तो P इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाता है और दिस इज इक्वल टू K। और हम यह भी कह सकते हैं कि यदि दो गैसें हैं तो उनके लिए P1V1 इज इक्वल टू P2V2 हो जाता है। और यदि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम हम ग्राफ खींचें तो यह हमें हाइपरबोलिक कर्व प्राप्त होता है। देन आगे ये जो प्रेशर और वॉल्यूम के मध्य जो कर्व है, यह कर्व कांस्टेंट टेम्परेचर पर आइसोथर्म्स कहलाते हैं। नेक्स्ट लॉ आता है चार्ल्स लॉ और गैल्यूसेक्स लॉ। चार्ल्स लॉ और गैल्यूसेक्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट प्रेशर किसी भी गैस के आयतन पर ताप का प्रभाव चार्ल्स ने याद किया तथा फिर गैल्यूसेक ने इसको प्रमाणित किया, वैलिडेट किया। इसके अनुसार क्या है? स्थिर दाब पर किसी भी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन ताप में प्रत्येक डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि अथवा कमी से अपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आयतन का 1/273 भाग यानी 1/273वें भाग से कम या अधिक हो जाता है। और 1/273 की जगह 273.15 और करेक्ट इसकी वैल्यू है। हमने क्या कहा
कि यदि किसी गैस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया या घटाया जाता है तो उस गैस का आयतन भी अपने प्रारंभिक आयतन के मान के 1/273.15वें भाग से बढ़ या घट जाता है, जिसे हम कह सकते हैं Vt इज इक्वल टू V0 इज प्लस T अपॉन 273.15 इंटू V0, जिसको हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि Vt इज इक्वल टू V0 273.15 प्लस T डिवाइडेड बाई 273.15, और 273.15 प्लस T क्या होगा? दिस इज इक्वल टू T temperature in Kelvin, and 273 is the temperature at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, and this is called as absolute temperature. तो हम ये कह सकते हैं कि Vt इज इक्वल टू Tt and V0 इज इक्वल टू T0 and Vt by V0 is equal to T0. T is the temperature in absolute temperature in degree centigrade and temperature in Kelvin, and this is the absolute temperature. And we can also say कि at constant pressure स्थिर दाब पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन वॉल्यूम उसके परम ताप के समानुपाती होता है, अर्थात V इज प्रोपोर्शनल टू T एंड V बाई T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और K। और यदि दो गैसें हैं तो हम इनके लिए लिख सकते हैं V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। और यदि हम एक ग्राफ खींचें वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर में, तो क्या होगा? हमें ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होगी और सरल रेखा प्राप्त होगी, और इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू V0 अपॉन 273.15। नेक्स्ट लॉ इज टेम्परेचर प्रेशर लॉ और आल्सो कॉल्ड एज एमोटॉन्स लॉ। क्या कहता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब प्रेशर ताप के 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने या घटाने पर उसके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर के दाब के 1/273वें भाग से बढ़ता या घटता है, अर्थात P इज इक्वल टू P0 एंड P0 इंटू T, P0 प्लस P0 इंटू T अपॉन 273, एंड और P by T is equal to constant, और for two gases we can say P1 upon T1 is equal to P2 upon T2। तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह है एमोटॉन्स लॉ। एमोटॉन्स लॉ के बाद हम आते हैं एवोगाड्रोस लॉ पर, जिसे एवोगाड्रो ने दिया। उसके अनुसार V इज प्रोपोर्शनल टू N, अर्थात एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है उसके द्रव्यमान यानी उसके मास अथवा उसमें उपस्थित गैस की नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है, यानी मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। एंड टेम्परेचर और प्रेशर यदि दो गैसेस के लिए सेम हो, ए और बी के लिए, तो हम इनके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं Va is equal to KNA and VB is equal to KNB, एंड फॉर बोथ गैसेस Na एंड Nb जो है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं फॉर गैस A एंड B, एंड और एट कांस्टेंट टेम्परेचर और एंड प्रेशर गैसेस के मोल की संख्या भी बराबर हो जाएगी इक्वल वॉल्यूम में, है ना। अगर वॉल्यूम्स सेम हैं तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। अतः हम कह सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर सभी गैसों के समान आयतन में गैसों के मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या समान होती है। अब हम कह सकते हैं कि एवोगाड्रो नंबर को भी एवोगाड्रो लॉ के द्वारा डिफाइन किया जाता है। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है कि यदि विभिन्न गैसों में अणुओं की संख्या नंबर ऑफ मोल समान हो तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर उनके द्वारा घेरा गया वॉल्यूम भी समान होगा, या फिर किसी गैस के एक मोल का वॉल्यूम उतना ही होगा जितना कि समान ताप और दाब की परिस्थितियों में किसी डिफरेंट गैस के एक मोल गैस का। हम
एनटीपी को परिभाषित करते हैं। एनटीपी पर किसी भी गैस का 273.15 केल्विन टेम्परेचर पर और 101.325 किलो पास्कल दाब पर 1 मोल गैस का एवोगैड्रो संख्या के बराबर, और एवोगैड्रो संख्या कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23। इसे हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। अब एनटीपी के स्थान पर एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को भी हम यूज़ लेते हैं, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यानी टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 298.15 केल्विन, और प्रेशर हो गया 10⁵ पास्कल। अतः एसटीपी पर 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 24.789। फिर हम मोल्स को परिभाषित करते हैं। मोल्स क्या होते हैं? मोल इज इक्वल टू पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान अपॉन पदार्थ का। नेक्स्ट आता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स का लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है कि किसी भी गैस के विसरण की दर, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यदि दो विभिन्न गैसें हैं तो विभिन्न गैसों के लिए क्या होगा, R1 is proportional to square root of d1 and 1 upon d1 under square root of d1, and R2 is proportional to 1 upon square root of d2 and R1 by R2 is square root of d2 by d1। एंड चूँकि d इज द डेंसिटी और गैस का घनत्व जो होता है वो उसके अणुभार के समानुपाती होता है, 2 इंटू मॉलिकुलर वेट, सो मॉलिकुलर वेट के समानुपाती होता है, तो R1 by R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 by M1। इसके बाद आते हैं हम जनरल गैस इक्वेशन पे। जनरल गैस इक्वेशन क्या होगी? फ्रॉम द बॉयल्स लॉ V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, फ्रॉम द चार्ल्स लॉ V इज प्रोपोर्शनल टू T, फ्रॉम द एवोगैड्रोस लॉ V इज प्रोपोर्शनल टू N, और तीनों लॉज को जब हम एक साथ लिख देते हैं तो V इज प्रोपोर्शनल टू NT by P एंड PV इज and it is known as molar gas constant also, है ना? गैस कांस्टेंट या मोलर गैस स्थिरांक भी हम R को कहते हैं। हमारी गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या हो गई? इक्वेशन ऑफ स्टेट PV इज इक्वल टू NRT, जहाँ यदि N नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 1 हो तो PV इज इक्वल टू RT। अब आते हैं हम नेचर ऑफ गैस कांस्टेंट R। गैस कांस्टेंट R की प्रकृति पर हमें पता है कि PV इज इक्वल टू NRT, equal to PV by NT, and P is the pressure, V is the volume and N is the number of mole and T is the temperature। और यदि हम प्रेशर को लिखें बल अपॉन क्षेत्रफल के रूप में, वॉल्यूम को वॉल्यूम के रूप में लिखें, और मोल इंटू ताप को हम वैसे ही हम लिख रहे हैं, और बल अपॉन क्षेत्रफल को हम क्या लिखते हैं? लेंथ स्क्वायर लिखते हैं, और आयतन को वॉल्यूम को हम क्या लिखेंगे? लेंथ क्यूब के रूप में लिखेंगे। तो हमारा क्या होगा? लंबाई स्क्वायर और लंबाई क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा और केवल लंबाई यानी केवल एक लेंथ रह जाएगी। तो बल इंटू लेंथ हमेशा क्या होता है? वर्क डन होता है। तो वर्क डन अपॉन मोल इंटू ताप, यानी कार्य अपॉन मोल इंटू ताप, अर्थात R की जो हमारी यूनिट्स हो गई वो हो गई वर्क पर डिग्री पर मोल, और अतः R को वर्क पर डिग्री पर मोल में हम एक्सप्लेन करते हैं, जो कि एनर्जी की यूनिट है। R को कह सकते हैं R इज दी एनर्जी पर डिग्री पर मोल। उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ R की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? R की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो इस प्रकार से होगी कि R की न्यूमेरिकल वैल्यू हम 3 डिफरेंट यूनिट्स में एक्सप्लेन करते हैं। पहली यूनिट है लीटर एटमॉस्फेयर में। लीटर एटमॉस्फेयर में R की वैल्यू क्या होगी? जब प्रेशर को हम 1 एटमॉस्फेयर लिखें, वॉल्यूम को हम 22.414 लीटर लिखें, और नंबर ऑफ मोल 1 मोल हो, और टेम्परेचर कितना हो? 0 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 273.15 केल्विन हो, तब जो R है, R की वैल्यू कितनी आ जाती है? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन पर मोल के रूप में आ जाती है। और फिर उसके बाद में CGS यूनिट में R की वैल्यू
CGS यूनिट में आर की वैल्यू को हम किस प्रकार से व्यक्त करेंगे? जो प्रेशर है उसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को HDG के रूप में लिखेंगे। H इज़ द हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम, D इज़ द डेंसिटी ऑफ मर्करी, G इज़ द ग्रेविटी एंड सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हो गया हाइट, जो मर्करी की हाइट होगी ये 76 सेंटीमीटर होगी और डेंसिटी जो है मर्करी की ये 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी और जी जो ग्रेविटेशनल फैक्टर है उसकी वैल्यू होगी 981 डाइन, 981 डाइन। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि हमारा जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जो है यह हो जाती है 1.0133 इंटू 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाती है। और आर की वैल्यू फिर हम पुट कर देंगे, प्रेशर की वैल्यू 1.0133 इंटू 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज प्रेशर की वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज दी 22,414 centimeter cube and the n is the number of mole, that is equal to 1 and T is the degree temperature in Kelvin and for 0 degree centigrade it is 273.15 और इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाती है R की वैल्यू 8.314 इंटू 10⁷ अर्ग पर केल्विन पर मोल and अर्ग per Kelvin per mole can be converted into joule per Kelvin per mole by eliminating 10⁷ and we will have 8.314 joule per Kelvin per mole. In SI unit, the value of R can be calculated as यूनिट में आर की वैल्यू को हम प्रेशर को पास्कल में, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में तथा टेम्परेचर को केल्विन में एक्सप्रेस करते हैं। तो प्रेशर हो जाता है, प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर एंड 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 0.76 मीटर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एच and 13.6 into 10⁻³ kilogram per meter cube, this is the value of density and density of mercury and 981 meter per second, this is the value of G, small g and it becomes 1,01,0325 Pascal and this is equal to 1.01325 into 10⁵ Pascal and 101,325 यानी 1,01,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 1.0125 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर and R becomes equal to the value of pressure is equal to 1.01325 into 10⁵ Pascal. The value of volume is equal to 22.414 10⁻³ meter cube. Value of N is equal to 1 mole and value of T is equal to 273.15 Kelvin and this becomes equal to 8.314 Pascal per meter cube Kelvin inverse mole inverse and this becomes equal to because Pascal per meter cube जो Pascal meter cube जो होता है this becomes equal to Newton meter, so it becomes 8.314 Newton meter Kelvin inverse mole inverse and 8.314 joule per Kelvin per mole or because we know that joule is equal to Newton meter. तो आज हमने गैसेस गैसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, गैसों के टाइप्स के बारे में पढ़ा, आइडियल गैसेस, रियल गैसेस और गैस लॉज के बारे में पढ़ा, आइडियल गैस लॉ के बारे में पढ़ा और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर के बारे में पढ़ा और यूनिट्स ऑफ आर के बारे में पढ़ा। आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।